आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे पंचकुला के जिला अध्यक्ष रणजीत उत्पल जी और हमारे हरियाणा के जॉइंट सेक्रेटरी अनिल रंगा जी दोनों साथी मौजूद हैं और एक बेहद गंभीर विषय पर आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जैसा आप सबको मालूम है कि कल पानीपत के अंदर रात को जिस तरीके की घटना हुई, 3 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार और एक महिला की हत्या, गैंग आता है खुलेआम सारी रात इस तरीके का अत्याचार, इस तरीके का दुष्कर्म, इस तरीके से हत्या करके और उसके बाद गायब हो जाता है और पुलिस को बिल्कुल कोई खबर नहीं है। जब हम इस तरीके की घटनाओं को देखते हैं तो एक बार के लिए लगता है कि कितना गंभीर विषय है, कानून व्यवस्था की कैसी हालत पैदा हो गई है। लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे पलट के देखें तो ये इकलौती घटना नहीं है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से, आज 22 तारीख है, मैं सिलसिलेवार तरीके से अगर आपको बताऊं तो सिर्फ पानीपत में 18 सितंबर को एक तरफा प्यार के मामले में महिला के अपहरण का प्रयास हुआ। 16 सितंबर को देवर के साथ मिलके पति को मौत के घाट उतारा। 15 सितंबर को दहेज हत्या का आरोप लगा एक केस हुआ। 11 सितंबर को ऋतु आत्महत्या केस में पति का नाम आया, 4 लोगों को नामजद उसमें किया गया। 9 सितंबर को सोने की बालियां ठगी का केस हुआ महिला के साथ। 9 सितंबर को हत्या का मामला। 9 सितंबर को ही 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास हुआ। 8 सितंबर को दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ एक ढाबे को तोड़फोड़ को लेकर के। 7 सितंबर को महिला से फ़ोन और पर्स छीना गया, उसकी भी कंप्लेंट हुई। 7 ही सितंबर को छात्रा को बस से कुचलने की कोशिश हुई, आरोपी को बाद में गिरफ्तार किया गया। 6 सितंबर को, ये सारी पानीपत की सिर्फ मैं आपको घटनाएं बता रहा हूँ जहाँ जिस जगह पे आज फिर ये घटना हुई है। 6 सितंबर को पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का एक केस सामने आया। 6 ही सितंबर को किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में सज़ा हुई कुछ साथियों को। सिर्फ पानीपत डिस्ट्रिक्ट के मैं आपको ये सारे मामले बता रहा हूँ। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जब 22 तारीख को हम इस घटना की बात कर रहे हैं, सामूहिक दुष्कर्म की, और उसके बाद जिस तरीके से एक महिला की पीट पीट के हत्या कर दी गई, जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम ये कहीं अलग से निकली हुई किसी एक घटना की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें पुलिस को अचानक से पता नहीं चला हो कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लगातार पानीपत शहर के अंदर क्राइम लगातार हो रहा है। पिछले 1 2 3 सप्ताह में देखें बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ है। शायद ऊपर से नकेल नहीं कसी जा रही है, शायद ऊपर से इनको टाइट नहीं किया जा रहा है। गृह मंत्रालय भी शायद सोया हुआ है, क्योंकि इसके बिल्कुल पड़ोस में सीएम सिटी है करनाल, और करनाल में भी अगर मैं सिर्फ 2 3 दिनों की बात करूं, 1 सितंबर को वहां पर बाइक सवारों ने चेन स्नैचिंग की। 1 ही सितंबर को एक महिला को जान से मारने की धमकी दी गई। 3 सितंबर को किशोरी को जबरन उठा के कनाडा ले जाने का प्रयास हुआ और 3 सितंबर को ही दुष्कर्म की वहां पर कोशिश हुई। ये सीएम सिटी के हाल हैं। और पूरे हरियाणा में अगर इसको आप कन्वर्ट करके देखें तो हरियाणा को क्राइम प्रदेश कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। क्राइम हरियाणा में इस कदर बढ़ता जा रहा है, हर जिले में अगर सालाना आप देखें तो एक भी जिला हरियाणा का ऐसा नहीं है जहां मिनिमम 1000 क्राइम के केसेस ना हुए हों। जो मिनिमम केसेस हैं क्राइम के, वो भी 1000 से ज़्यादा हैं। हरियाणा में जिस तरीके से अपराध बढ़ता जा रहा है वो अपने आप में एक नज़ीर है और वो दिखाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किस तरीके से बर्बादी के कगार पर है। प्रदेश में 2020 की तुलना में अगर 2021 में देखें तो 8000 केसों की बढ़ोतरी हुई, केसेस की। 1,03,000 केसेस थे 2020 में, 2021 में 1,12,000 अपराध के केसेस दर्ज हुए। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा अपराध अगर देखें तो गुड़गांव में 13,161 क्राइम एक साल के अंदर का डाटा है ये। फरीदाबाद में 9751 एक साल के अंदर।
करनाल में 7,563, तीसरे नंबर पर करनाल है, सीएम सिटी होने के बावजूद, सीएम वहाँ से आते हैं उसके बावजूद। पानीपत में 6,971, हिसार में 6,281। पूरे प्रदेश में कुल मिला के 1,12,677 केसेस हुए। सबसे कम केसेस चरखी दादरी में 1,064 केसेस। चरखी दादरी बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद भी 1,000 अपराध के मामलों का रिकॉर्ड पार हुआ चरखी दादरी के अंदर भी। इसको अगर हम अलग अलग क्राइम के तरीके से देखें तो 1144 हत्याएं एक साल के अंदर हुई। इसका मतलब रोजाना 3 से 4 हत्याएं हरियाणा के अंदर हो रही हैं। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस वक्त भी हरियाणा के किसी कोने में अगर कोई हत्या हो रही हो या हत्या का प्रयास हो रहा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे देश में मर्डर रेट के मामले में अगर देखें तो हरियाणा दूसरे नंबर पर आता है। छोटा स्टेट है, उसके बावजूद भी क्राइम रेट बहुत यहाँ पर कम होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद क्राइम रेट में, मर्डर के रेट में अगर देखें तो दूसरे नंबर पर आता है। यूपी से अगर हरियाणा को कंपेयर करें तो आपको जान के आश्चर्य होगा, जिस यूपी को ये कहा जाता है कि वहाँ जंगल राज है, इतना बड़ा स्टेट है, वहाँ पे पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती है, उस उत्तर प्रदेश से 2.5 गुना ज़्यादा अपराध के मामले, क्राइम रेट जो हमारा है वो 2.5 गुना ज़्यादा है उत्तर प्रदेश से। ये हालत आज के दिन हरियाणा की हो गई है। रेप के मामलों में अगर आप देखें तो 1716 रेप के मामले एक साल के अंदर हरियाणा में आए। इसका मतलब कि रोज़ाना 5 से 6 वारदात रेप की हरियाणा के अंदर हो रही है। क्या कर रही है हरियाणा पुलिस, क्या कर रही है हरियाणा सरकार? कारण क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं हरियाणा के अंदर? पूरे देश के अंदर अगर रेप रेट देखें तो हरियाणा दूसरे नंबर पर आता है। 29 स्टेट्स में से और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनको कुल मिलाकर के 36 जगह बनती हैं पूरे देश में, उसमें दूसरे नंबर पर हरियाणा आता है अगर रेप के मामलों को भी देखा जाए, रेप रेट इसको देखा जाए तो। किडनैपिंग के 3,724 केस सामने आए एक साल के अंदर। इसका मतलब रोजाना 10 मामले हो रहे हैं किडनैपिंग के, रोजाना 10 मामले प्रदेश के अंदर, यानी हर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर किडनैपिंग का एक केस रोजाना हो रहा है। किडनैपिंग के मामलों में हरियाणा पूरे देश में तीसरे नंबर पर आता है। 36 जगहों में से तीसरे नंबर पर आते हैं। यानी खट्टर साहब ने जितने भी क्राइम के पैरामीटर्स हैं उन सब में हरियाणा को टॉप लेवल पर पहुंचाने की ठान रखी है। बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 पहुंचाने के बाद मुझे लगता है खट्टर साहब का ये टारगेट है कि वो क्राइम में भी हरियाणा को नंबर 1 पर पहुंचा दें। कई सारे क्राइम्स के अंदर दूसरे पायदान पर हम पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, मुझे लगता है वो दिन भी दूर नहीं जब खट्टर सरकार में हमें देखना पड़ेगा वो बुरा दिन कि क्राइम रेट में हरियाणा नंबर 1 पर पूरे देश में पहुंच जाएगा। इस हालात को काबू क्यों नहीं किया जा रहा और महिलाओं के खिलाफ खासकर अपराध लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? कल भी आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक जी ने राज्यसभा के अंदर ये सवाल उठाया कि संदीप सिंह को मंत्री पद से अभी तक क्यों नहीं हटाया गया। एक महिला से गलत हरकत, उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट फाइल होने के बावजूद भी संदीप सिंह को मंत्री बनाकर क्यों रखा हुआ है? ऐसे मामले अपराधियों का हौसला बढ़ाते हैं और शायद यही वजह है कि हरियाणा के अंदर महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि क्राइम करने वालों को भी पता है कि जब ये लोग अपने मंत्री को ही नहीं हटा रहे हैं, जो अपराध जिसका चार्जशीट फाइल हो गई, जिसके खिलाफ पुलिस ने सबूत पाए और कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी, ऐसे मंत्री को भी जब नहीं हटा रहे हैं, इसका मतलब अपराधियों के लिए ये बहुत अच्छी जगह बन गई है हरियाणा। इसलिए अपराधी खुलेआम यहाँ पर घूम रहे हैं, पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन, मुझे लगता है गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पुलिस और सीआईडी के बीच की लड़ाई में उलझ करके रह गया है और जो प्रदेश में ज़मीन पर अपराध को रोकने के लिए काम होना चाहिए वो काम कहीं भी होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी,
महिलाओं को के खिलाफ अपराध को अगर रोकना है तो आपको एग्जाम्पल सेट करना होगा सबसे पहले अपने दफ्तर से, अपने ऑफिस से। आपको संदीप सिंह को हटाना होगा मंत्री पद से, तभी ये मैसेज जाएगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध आपकी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, और उसके बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी धीरे धीरे कमी आएगी, पुलिस भी अपना शिकंजा उस पर कसेगी। लेकिन अगर आप अपने मंत्री को पद पर बनाए रखते हैं तो इसका मतलब आपने पुलिस को भी ये कह रखा है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध करे उसका सम्मान करें, और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध ना करे या जो महिलाओं की लड़ाई लड़ रहा हो ऐसे लोगों को उठा करके जेल में डाल दें। यह अब स्पष्ट होता जा रहा है। आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। हरियाणा सरकार तो जो आप बता रहे हैं उसके विपरीत प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी की या प्रदेश में कानून व्यवस्था जो मजबूत होने का दावा करती है। मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रदेश में अलग अलग जगह पे जा रहे हैं और हर जगह पर लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होने की बात की जा रही है, जबकि आपके आंकड़े जो है वो सरकार के दावे के विपरीत हैं। देखिए, ये सारे आंकड़े ऑन रिकॉर्ड हैं, ये सारी खबरें आप लोगों ने चलाई हैं समय समय पर, और ये एनसीआरबी के डाटा है सारा का सारा। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं, सरकार की मोहर लगी होती है इसमें, विधानसभा के अंदर भी पेश होता है ये डाटा। ये सारा डाटा सरकार का अपना बनाया हुआ है, इसलिए जो असली अपराध हैं वो अगर इससे कई गुना ज़्यादा भी हों तो उसको भी गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सरकार जिसको वो टाल नहीं सकते वो अपराध को ही दाखिल करती है। पुलिस थाने में हमने भी देखा है कि कितनी बार जो पीड़ित हैं उनको वापस भेज दिया जाता है, कोशिश की जाती है एफआईआर दर्ज ना हो। ये सारे वो आंकड़े जिनकी एफआईआर दर्ज हुई जो ऑन रिकॉर्ड हैं। जिस जनसंवाद की आप बात कर रहे हैं उसमें तो मुख्यमंत्री खुद कई बार अपराध कर चुके हैं जनता के खिलाफ। उसमें वो ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं जो कानून के दायरे में नहीं आती। उसमें वो हमारे जो कोर्ट के जजेज़ हैं, सम्मानित जजेज़ हैं, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। उसमें वो खुद अपने पुलिसकर्मियों को कहते हैं कि इस व्यक्ति को उठाइए, इसको पीटिए और यहाँ से बाहर ले जाइए, जो क्राइम की श्रेणी में आता है। जो मुख्यमंत्री अपने जनसंवाद में खुद क्राइम करने, क्राइम की भाषा का इस्तेमाल करने, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने, लोगों का अपमान करने से न चूकता हो, वो अगर जनसंवाद में कानून व्यवस्था की बात करे तो मुझे सही नहीं लगता। सर, हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन का कहना है कि रनौर राज में जो मामले दर्ज होते हैं उनको सुलझाया भी जाता है, 85% केसेस सुलझा दिए जाते हैं, मामले दर्ज होते हैं, इससे पहले मामले नहीं दर्ज होते। तो फिर महिला आयोग के अध्यक्ष जी को ये भी बताना चाहिए, वो एक सम्मानित पद पर है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, तो उनको ये जो क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है और जो हम पूरे देश में दूसरे नंबर पर पहुँच गए हैं, हत्या के मामले में भी, रेप के मामले में भी, ये आखिर क्यों बढ़ रहा है, इस पर एक वाइट पेपर अगर महिला आयोग लेकर के आए तो पूरे प्रदेश को समझने में आसानी होगी, और शायद खट्टर सरकार को भी ये समझने में आसानी होगी कि उनके तथाकथित इतने प्रयासों के बावजूद भी हरियाणा में क्राइम का रेट लगातार, और खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध का रेट लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है। अगर महिला आयोग इस पर एक वाइट पेपर लेकर के आए तो मुझे लगता है काफ़ी मदद होगी हरियाणा सरकार की भी। महिला थाने भी खुले गए हैं, उससे महिलाओं को आसानी हुई अपनी शिकायतें दर्ज कराने में, किस तरह देखते हैं? देखिए, सुविधाएं बढ़नी चाहिए, उससे किसी को इनकार नहीं है, और मैं तो महिला आयोग अगर एक्टिव रोल निभा करके महिलाओं को कुछ केसेस में इंसाफ दिला सके, मैं उसका बहुत स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो थाने खुले हैं उनमें क्या इंसाफ मिल पा रहा है, वो जो सुविधाएं दी गई हैं क्या उसमें इंसाफ मिल पा रहा है। जब सरकार के टॉप लीडर्स, मुख्यमंत्री खुद एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि संदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई, उसके बावजूद उनको मंत्री बना के रखे हुए हैं, तो जब ऊपर से उदाहरण आप ऐसा प्रस्तुत करेंगे तो नीचे के लोगों के लिए क्या उदाहरण है। जो आपके पुलिस के अधिकारी हैं वो क्या उदाहरण आपसे लेंगे, वो कहेंगे जब मुख्यमंत्री जी बचा रहे हैं उनके जानकार को, उनके दोस्त को, तो हम क्यों नहीं बचा सकते अपने दोस्त को। और नीचे के सारे अधिकारी, मंत्री, विधायक वो क्यों नहीं सोचेंगे अपने दोस्तों को बचाने की। जब उनके बॉस जो टॉप पोजीशन पे बैठे हैं मुख्यमंत्री, वो अपने दोस्त को बचा रहे हैं, तो सबके अंदर यही मैसेज जाता है कि अगर आपके पास पावर है, अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो अपराध के बावजूद भी अपने मित्र को बचा सकते हैं। और इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खत्म होती है प्रदेश के अंदर। हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ने का और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होने का सबसे बड़ा कारण ये है
कि सबसे ऊपर के पोजीशन पर बैठे हुए लोग अपने साथियों पर अंकुश लगाने को तैयार नहीं है, अपने बीच में बैठे अपराधियों को, अपने बीच में बैठे हुए आरोपियों को सजा देने को तैयार नहीं है, उनसे अपने संबंध विच्छेद करने को तैयार नहीं है, इसलिए अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सर, महिला आरक्षण बिल जो है वो लाया गया है, तो क्या लगता है कि उसके लाने से कुछ इन जैसी जो घटनाएं हैं उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? ज़रूर प्रभाव पड़ता अगर 2024 में ज़्यादा सांसद, महिला सांसद चुन करके लोकसभा में जाती और 2024 के हरियाणा के चुनाव में ज़्यादा महिला विधायक चुन करके हरियाणा की विधानसभा में पहुंचती, तो उससे निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो कुछ और ही मकसद और साजिश नज़र आता है। जिस कानून के लिए इंतज़ार कर रहे थे, लंबे समय से पूरा देश इंतज़ार कर रहा था, जिसका ये लोग पहले विरोध कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता, अब जब उसको एक बिल की फॉर्म में लाया गया, एक कानून बनाया गया पार्लियामेंट के अंदर, तो एक ऐसा कानून बनाया गया जिससे महिला आरक्षण 10 साल और आगे खिसक गया है। अब 10 साल तक ये मुमकिन नहीं हो पाएगा कि महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा के अंदर 33% आरक्षण मिल सके, क्योंकि इस बिल के अंदर, इस कानून के अंदर ये प्रावधान रखा गया है कि इस कानून के बनने के बाद जो जनगणना होगी, उसके बाद जो डिलिमिटेशन के लिए कमेटी बनाई जाएगी, उस डिलिमिटेशन कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद तय होगा कि कौन सी सीटें आरक्षित की जाएं और तभी आरक्षण लागू होगा। तो उसमें तो अभी 10-15 साल का समय लग जाएगा। 2039 को टारगेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी की 2039 में हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। अपराध हमारी आज की सच्चाई है और भारतीय जनता पार्टी ने इस सच्चाई से मुंह मोड़ते हुए महिलाओं की भागीदारी को विधानसभा और लोकसभा के अंदर नकार दिया है पूरी तरह से। ये बिल महिलाओं के खिलाफ एक साजिश है, महिलाओं को आरक्षण न देने की एक साजिश है। और इस बात की क्या गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भविष्य में अगर सरकार में आए तो वो इस बिल के खिलाफ काम नहीं करेंगे, इसको उस वक्त बदल नहीं देंगे लागू होने से पहले। इसलिए हमने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, बल्कि महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल है, जिसको भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा करके बाहर दिखाना चाहती है कि हम महिलाओं के लिए आरक्षण लागू कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ना 2024 में विधानसभा के चुनाव में, ना लोकसभा के चुनाव में इससे महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं मिलने वाला। सर, इन सब बातों से अगर सवाल है, इंडिया गठबंधन उस पर सवाल उठ रहे हैं सर, तरह तरह की चर्चाएं सामने आ रही है कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि उन्हें ना आम आदमी पार्टी की जरूरत है, ना इनेलो की जरूरत है, वो 10 की 10 लोकसभा सीट और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर लड़ने के लिए सक्षम है। हरियाणा में वो कांग्रेस को सक्षम बताते हैं। क्या किस तरीके की स्थिति देखते हैं सर आप, ये जो जिस तरह की बयानबाजी हरियाणा में हो रही है? देखिए, मुझे लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा जी जब ये कहते हैं कि वो सक्षम है और आम आदमी पार्टी सक्षम नहीं है, सीटें किस आधार पर मांग रही है आम आदमी पार्टी, तो उनको ये बताना चाहिए कि बाप बेटे दोनों रोहतक और सोनीपत की सीट हार गए थे। वो किस आधार पे इन सीटों पर दावा कर रहे हैं, ये भूपेंद्र हुड्डा जी को बताना चाहिए। और किस आधार पर, किस अधिकार से वो ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर आम आदमी पार्टी को सीटें मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, सीट शेयरिंग होगी, नहीं होगी, इकट्ठे लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे। ना वो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं जिसके पास ये अधिकार है कि वो घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग तय कर सके, ना वो कांग्रेस हाईकमान के ऊपर की किसी पोजीशन पर हैं जो वो उनको आदेश दे सकें कि हरियाणा के अंदर क्या होगा। मुझे लगता है भूपेंद्र हुड्डा जी कुछ न कुछ बहाना ढूंढ के भारतीय जनता पार्टी भागने की फिराक में है, इसलिए वो रोज़ाना कोई बहाना बताते हैं कि ये हो जाएगा तो मैं पार्टी छोड़ के चला जाऊंगा, ये हो जाएगा तो मैं पार्टी छोड़ के चला जाऊंगा। जो शादी ब्याह में कभी कभी आपने देखा जब बड़ा समारोह होता है तो उसमें एक विशेष व्यक्ति होते हैं जो नाराज़ हो जाते हैं बार बार। भूपेंद्र हुड्डा जी आज के दिन में हरियाणा की राजनीति में वो रोल प्ले कर रहे हैं। वो बार बार रूस जाते हैं, बार बार नाराज़ हो जाते हैं, बार बार कहते हैं मैं पार्टी छोड़ के चला जाऊंगा। हुड्डा साहब, आपको तो देर सवेर पार्टी छोड़ के जानी ही है। गांव-गांव में ये चर्चा है कि आप अंततः भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे अपने भ्रष्टाचार से बचने के लिए जो आपने अपने कार्यकाल में किया। इसलिए ये बहाने बनाना छोड़िए। जहाँ तक गठबंधन का प्रश्न है कि कौन उसका हिस्सा होगा, कौन नहीं होगा, जो घटक दल हैं वो आपस में बैठ के तय करेंगे कि कौन इस गठबंधन का हिस्सा होगा, कौन नहीं होगा। आम आदमी पार्टी की तैयारी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर है। हमने अपना संगठन सभी जिलों में, सभी विधानसभा में, सभी ब्लॉक में, सभी सर्कल में ऑलरेडी घोषित कर दिया है
इसके बाद हम हर गांव में अगले 1 महीने के अंदर हम 21 सदस्यीय ग्राम समिति अनाउंस करने जा रहे हैं और उसके बाद हम हर बूथ के ऊपर अपना संगठन अनाउंस करने जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हाईकमान की तरफ से जो आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। विधानसभा में किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई गठबंधन होने के कोई चांसेस नहीं है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी। लोकसभा के बारे में जो भी निर्देश पार्टी हाईकमान से होगा हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। कल अशोक तंवर ने कहा था कि हरियाणा में 5 सीटें अगर मिल जाएगी आम आदमी पार्टी को, तो 10 सीटें 5 सीटें अगर मिल जाए और इन्हें को शामिल किया जाए, 5 सीटों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, उनका सजेशन हो सकता है। मुझे लगता है कि मैं फिर एक बार कहूँगा कि ये जो घटक दल हैं उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी को आपस में बैठ के तय करना है। सुझाव के नाते से मेरी निजी राय हो सकती है, किसी की भी निजी राय हो सकती है, लेकिन घटक दल आपस में बैठ करके ये तय करेंगे कि किसको कितनी सीटें मिलनी है। सीट शेयरिंग पर अभी तक कोई चर्चा, जितना मेरी जानकारी में है, कोई चर्चा किसी तरह की नहीं हुई है। और जो रोज़ाना हाथ फैलाए रहते हैं कि हमें भी इस गठबंधन में ले लो, हमें भी इस गठबंधन में ले लो, तो मुझे लगता है कि वो लोग, एक कहावत है डूबते को तिनके का सहारा, तो वो तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं। हम वो तिनका नहीं बनना चाहते। अगर कोई डूब रहा है, उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है, तो उनको होने देना चाहिए। लोग उनको नकार चुके हैं, लोग सिरे से खारिज कर चुके हैं। वो आज के दिन में हरियाणा के राजनीतिक पटल पर कोई ताकत नहीं रखते हैं, लोगों के मन में कोई जगह नहीं रखते हैं। इसलिए किसी गठबंधन में उनको खाम-खाम में तवज्जो देना मुझे सही नहीं लगता है। जो भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व गठबंधन के बारे में फैसला करेगा, लोकसभा चुनाव के बारे में, हम उसको स्वीकार करेंगे। हमारी पार्टी हर सिचुएशन, हर पोजीशन को हैंडल करने के लिए तैयार है। राणा साहब, जो इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस में अब टेंशन आई है, काफी यूथ भी है जो हरियाणा से भी कनाडा को मूव करता है, तो व्हाट इज द इंप्रेशन इन हरियाणा अभी फिलहाल? क्या आपको भी कोई कॉल्स आ रही है, कोई पैनिक है, या व्हाट इज योर सजेशन ऑन दिस? देखिए, निश्चित तौर पर जब ऐसी कोई घटना होती है तो कंसर्न होता है। जो भी वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके फैमिलीज़ में भी और उन बच्चों में भी कंसर्न होता है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत का विदेश मंत्रालय पूरी तरह से सक्षम है इस तरीके की सिचुएशंस को हैंडल करने में। भारत सरकार पूरी तरह से सक्षम है अपने अधिकारों की रक्षा करने में, और ऐसे किसी भी मामले पर भारत सरकार के हर फैसले के साथ हम मजबूती से खड़े हैं। डन, थैंक यू। 21 सितंबर से क्या प्लान सर? आप ये आपके ग्राम का क्या कार्यक्रम है आपकी पार्टी का? 21 तारीख परिवार जोड़ो, परिवार परिवार जोड़ो अभियान चल रहा है, तो हो चुका है। 21 सितंबर से। हाँ, परिवार जोड़ो अभियान, वो तंवर साहब